मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव है, गवर्नमेंट कॉलेज पीसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री। मैं आज अपना जो टॉपिक है, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इतिहास में इसका बड़ा महत्व है, भारतीय इतिहास में तो खासकर हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता भारत की एक वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित सभ्यता है जो 1920-21 से पूर्व हम उससे अनभिज्ञ थे, लेकिन 1920-21 में हमें इस सभ्यता का ज्ञान हुआ है। इस सभ्यता की जो नगरीय व्यवस्था है वो अपनी समकालीन जो सभ्यताएं हैं उससे उत्कृष्ट और वैज्ञानिक है। इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका बहुत ही सामान्य है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को एक नए फॉर्मेट से नए तरीके से लिखेंगे या समझेंगे या पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पूर्व मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि सभी बच्चे कॉमन क्वेश्चन लिखेंगे। सभी कॉमन क्वेश्चन की बजाय मैं इस क्वेश्चन को नए तरीके से नए फॉर्मेट में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लिखने की जो स्टाइल रहेगी उसमें रहेगी, सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है। यह जो परिभाषा है बड़ी ही सामान्य है। इसमें लिखा है कि जब मैं मोहनजोदड़ो के खंडरों के बीच पहुंचा तो ऐसा मालूम हुआ है कि वर्तमान लंकाशायर नगर के भग्नावशेषों के बीच में हूँ। ये एक अंग्रेजी विद्वान ने अपनी स्टेटमेंट दी है। वो परिभाषा आपको यहाँ लिखनी है पहले स्टेप पे, और स्टेप को शुरू करने से पहले आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि ये सब जो परिभाषा लिखेंगे वो उसी क्वेश्चन से संबंधित होनी चाहिए, उसी प्रश्न से संबंधित होनी चाहिए। ये परिभाषा लिखने के उपरांत आपको प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना में आपको लिखना बताना है इस क्वेश्चन के बारे में कि आप जो लिखने वाले हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी और उसका मूल मकसद क्या है। परिभाषा मूल भावना को प्रेषित करती है और प्रस्तावना मूल भावना प्रश्न की मूल भावना को व्याख्यायित करती है। हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था जो है यह प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता रही है, जो अपनी समकालीन सभ्यताएं मिस्र की सभ्यता, सुमेर की सभ्यता, चीन की होंगो सभ्यता से उत्कृष्ट तथा उन्नत रही है। यह सभ्यता वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित भी रही है, क्योंकि इस सभ्यता में वो सभी गुण विद्यमान है जो एक सभ्यता के में वैज्ञानिकता तथा सुव्यवस्थितता के गुण होने चाहिए। इस प्रकार से परिभाषा लिखते हुए आपको यह बताना है, अगला पद जो रहेगा आपका, कि हड़प्पा सभ्यता से तात्पर्य, हड़प्पा सभ्यता से अभिप्राय क्या है हड़प्पा सभ्यता। यह सभ्यता आपको पता नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता है क्या, तो आपको लिखना अभी हड़प्पा सभ्यता से तात्पर्य उस सभ्यता से है जो भारत भूमि पर जिसका जन्म हो, जिसका विकास हो और जिसका पतन हो। यह सभ्यता अपनी समकालीन का से सभ्यताओं से उन्नत और उत्कृष्ट रही है। यह सभ्यता 1920-21 में प्रकाश में आई और जिससे हमें पता लगा कि हमारा अतीत जो है इतना उन्नत रहा है। इसके पश्चात आप जो है लिखेंगे कि हड़प्पा का कालक्रम क्या रहा है, हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या है, हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या है, कितना रहा है। जीसी पांडे जी ने 2800 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व का जो समय है वो अब इसका कालक्रम माना है। वहीं गार्डन साइड ने 4000 ईसा वर्ष पुरानी सभ्यता को माना है। व्हीलर साहब ने 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का समय इस सभ्यता को दिया है। पुरातत्व शास्त्रियों ने 3250 से 1750 ईस्वी तक के जन्म, हड़प्पा सभ्यता का जन्म, इसका विकास तथा पतन काल माना है। लगभग 1500 साल ये बनती हैं। इसी प्रकार इसी सभ्यता का आपको विस्तार लिखना है। यह सभ्यता त्रिकोणात्मक सभ्यता रही है, अर्थात त्रिकोण आधार में यह सभ्यता रही है। पाकिस्तान का जो एरिया है इस
इस प्रकार की जो शेप है इसकी, और ये ऐसे ये इंडिया का जो पार्ट है, इस प्रकार की शेप इसकी रही है। आपको ये बताता हूँ, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में जो है आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका जंडोर इसके केंद्र बिंदु रहे हैं। और बीच में इस सभ्यता की 2 राजधानियां रही हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो इसकी राजधानियां रही हैं। इसके पश्चात आपको लिखना है कि यह इस सभ्यता के लोग कौन थे। इस सभ्यता की खुदाइयों से मिले अवशेषों, जैसे मांस खुदाइयों से मिले अस्थि पिंजरों तथा प्रतीक मस्तिकों से इस सभ्यता के लोगों के बारे में हमें ज्ञान होता है कि 4 प्रकार की जातियों के लोग इस सभ्यता में जो है लोग इस सभ्यता में रहते थे। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, दूसरा है भूमध्य सागरीय, नंबर 3 है अल्पाइन, और नंबर 4 है जो है मंगोली। इन 4 जातियों के लोग इस सभ्यता में रहते थे। इतना कुछ लिखने के पश्चात या समझने के पश्चात अब आपको लिखना है हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था जो है इसकी विशेषताएं आपको लिखनी है। हड़प्पा सभ्यता की नगरीय विशेषताओं की सभ्यताएं आपको लिखनी है। इसमें सबसे पहले पॉइंट करना है, नंबर 1 है नगरों के प्रकार। 3 प्रकार के नगर होते थे। केंद्रीय नगर, नंबर 2 तटीय नगर, और नंबर 3 है सामान्य नगर। ठीक है, 3 प्रकार के नगरों के जो हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार के नगर हैं। केंद्रीय नगर सभी प्राय उन बड़े नगरों से है जो आकार में भी विशाल थे तथा प्रशासनिक तथा केंद्रीय राजधानियां वो रहे हैं। जैसे नंबर 1 है हड़प्पा केंद्रीय नगरों में, नंबर 2 मोहनजोदड़ो, नंबर 3 धोलावीरा, नंबर 4 है राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, राखीगढ़ी। ये 4 जो है केंद्रीय नगर है। उसके पश्चात आपको लिखना है तटीय नगर। नंबर 2 तटीय नगर में जो है 2 है नगर, लोथल और सुतका जंडोर। तटीय नगरों से अभिप्राय उन नगरों से है जो समुद्र के तटों पर विद्यमान थे, जिन नगरों से व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित होती थी। तो वो 2 नगर हैं, लोथल और सुतका जंडोर। ये हमने नए तरीके से इसको लिखने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, पढ़ने का प्रयास किया है, पढ़ाने का प्रयास किया है। नंबर 3 प्रकार का जो है तो सामान्य नगर है। सामान्य नगर तो वो होते हैं जो केंद्रीय तथा तटीय नगरों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा ये नगर इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितने केंद्रीय और तटीय नगर होते हैं। ठीक है, इनमें सभी आ जाएंगे जो बच गए, चमुंदड़ो, बनवाली, रोपड़, नगर, मांडा, दैमाबाद, ठीक है, संगोल, ये सारे जो नगर बच गए वो सारे आमरी जो है ये सारे के सारे अलहरीनो, ये खानापुल्ला खां, जितने भी नाल, ये सब जो रह गए, रहमान डेरी, ये जितने भी हैं वो सामान्य नगर है। अब आपको आगे जो है इन नगरों का विभाजन
इन नगरों का विभाजन हमने दो दो भागों में किया है। दो प्रकार का विभाजन किया गया है, नगरों के प्रकार हो गए, नगरों का विभाजन भी है। नंबर दो में नगरों का विभाजन है। नगरों का विभाजन गढ़ क्षेत्र से अभिप्राय उस क्षेत्र से है जो प्रशासनिक तथा जिस क्षेत्र में राज परिवार, राज्याधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और उच्च वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है। दूसरा है नगर क्षेत्र से अभिप्राय उस क्षेत्र से है जहाँ पर सामान्य जनता के लोग रहते हैं, जो गढ़ क्षेत्र के लोगों की दैनिक आवश्यकताओं और सुविधाओं का ध्यान रखते थे। अब आपके सामने अब बिल्कुल नई चीज आएगी, वो रहेगी हड़प्पा की नगरीय व्यवस्था में भवन निर्माण योजना। नंबर अगला जो रहेगा वो है भवन निर्माण योजना का, ये है। इसके बाद नगर विभाजन के बाद नंबर 3 है भवन निर्माण योजना, जिसका पहला पॉइंट है भवन निर्माण के सिद्धांत, जिसका पहला पॉइंट है भवन निर्माण के सिद्धांत। भवन निर्माण के सिद्धांत से अभिप्राय उस व्यवस्थाओं से है, उन सिद्धांतों से है कि जिस प्रकार उस वर्ग के लिए अलग मकान तथा पक्की हुई ईंटों के बनाए जाते थे, दूसरी प्रकार के जो मध्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए उनसे कम तथा कम क्षेत्र के जो है वो मकान बनाए जाते थे। और जो है तीसरा जो है निम्न वर्ग के लोग हैं कच्ची मिट्टी के मकानों में। ये एक प्रकार से सैद्धांतिक भवन निर्माण का सैद्धांतिक विकास है या सैद्धांतिक निर्माण व्यवस्था है। इसके पश्चात जो है हम इसका दूसरा पॉइंट है भवनों का वर्गीकरण। ये हो गया नंबर 2 इसमें भवनों का। नंबर 2 है भवनों का वर्गीकरण। नंबर 1 है भवनों के वर्गीकरण में पहला पॉइंट बनेगा कैटेगरी बनाई गई है भवनों, किस प्रकार के भवन होते थे। तो सबसे पहले आएगा आप इनको मैं मिटा रहा हूँ। सबसे पहले प्रकार के भवन आएगा राजकीय भवन। ये भवन राज्य परिवार से संबंधित जो है उन लोगों के भवन होते थे। भवन जो मिले, दो प्रकार के महल मिले हैं। एक जो महल मिला है वो लगभग 230 फीट लंबा तथा 78 फीट चौड़ा है, जिसकी दीवार 6 फीट तथा 6 इंच है। यह किसी हड़प्पा से जो भवन मिला है वो एक प्रकार से किसी राज्याधिकारी या धर्माध्यक्ष का भवन रहा है। साथ इसी प्रकार यहाँ पर एक राजप्रसाद मिला है। राजप्रसाद का अभिप्राय जो है राजा जहाँ पर जनता की समस्या सुनते या अपना जो है अपना दरबार लगाते थे, उस प्रकार का भवन हमें यहाँ पर मिला है, जो 230 फीट लंबा तथा 115 फीट चौड़ा है। ये सब जो है भवन जो लोग मिले। दूसरे प्रकार के जो भवन है राजकीय भवनों के, उसके पश्चात जो है सार्वजनिक भवन है। सार्वजनिक भवन में सबसे पहला है विशाल सनातनागार। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। विशाल सनातनागार ये महानगर में मिला है। विशाल सनातनागार में यह 39 फीट लंबा है, 23 फीट चौड़ा है और 8 फुट गहरा है। ठीक है। ये इसका जो फर्श की जो ढाल है वो दक्षिण से पश्चिम की ओर है। और इस जो ये विशाल सनातनागार है, इसके चारों तरफ जो है कमरे बने हुए हैं, छोटे छोटे कमरे बने हैं। संभवतः ये कपड़े चेंज करने के लिए या किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए बनाए गए होंगे। इसके पश्चात जो है दूसरा भवन जो मिला है वो है विशाल अनागार। तो सामने भवन है विशाल अनागार। जो विशाल अनागार है ये 150 फीट लंबा तथा 75 फीट चौड़ा है। ठीक है। यह हड़प्पा से मिला है तथा कालीबंगा से भी एक जो
विशाल अनागार मिला है उसमें वो जो है लगभग 15.25 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है। ठीक है, अब जो तीसरा जो भवन यहाँ पर सामने भवन मिला है वो है विशाल सभागार। इस ये जो सभागार मिला है ये 80 फीट इसकी लंबाई है और 80 फीट ये चौड़ा है। संभवतः ये सार्वजनिक भवन है जो विशेष अनुष्ठानों के लिए उपयोग में होता था। ठीक है बेटे, समझ आ गया। अब जो तीसरा पॉइंट बनेगा तो पहले राजकीय भवन, तीसरा सार्वजनिक भवन, दूसरा और तीसरा है सामान्य भवन या भवन आम जनता के लोग भवन। ये भवन जो है 3 प्रकार के होते थे। उच्च वर्ग के भवन जिसमें 2 मंजिला जो होते थे और उनकी छत जो है लकड़ी और मिट्टी से बनी होती थी। ये बहुत ही मजबूत है। ये एक प्रकार से जो आधुनिक जो मकान है उसी प्रकार के ये मकान बनाए जाते थे, पक्के ईंटों के बने हुए थे। आगे जो है दूसरे मध्यम वर्ग के भवन वो इनसे कम छोटे मकान होते थे और निम्न वर्ग के जो भवन थे वो बिल्कुल ही कच्चे मिट्टी के बने हुए थे, वो नगर क्षेत्र में बने हुए थे। एक चीज का ध्यान रखने की चीज है बेटे, लिखते वक्त 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है कि तो अगला पॉइंट जो है इसमें भवनों के अवशेष, यहाँ पर अगला पॉइंट बनना है नंबर 4 जो पॉइंट बनना है वो भवनों के अवशेष जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या लिखना है। छोटे मकान मिले हैं ठीक छोटे मकान हैं वो 30 बाई 25 फीट के हैं और इसमें 4 से 5 कमरे होते थे। बड़े मकान जो है वो इनसे दुगने होते थे जो छोटे यानी कि 60 बाई 60 की हो सकते हैं। इसमें 30 कमरे होते थे और मध्यम वर्ग के जो लोग रहते हैं और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मोहनजोदड़ो में एक विशाल मोहल्ला मिला है। ठीक है, और 8 मकानों की 2 पंक्तियां मिली हैं। 8 मकानों की 2 पंक्तियां उसमें मिली हैं। इस चीज़ का बेटा आपको ध्यान रखने की चीज़ें बहुत ही सामान्य है, बहुत तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब आप भागते हैं। ये हमने आपको बता समझा दिया है कि पहले नगरों के प्रकार, नगरीय विभाजन, भवनों के प्रकार, ये आपको मैंने सारा समझा दिया है। अब हम आते हैं नगर में अन्य जो विशेषताएं हैं उनमें। अब जो है उसका है लिखना है आपको सड़कें व गलियां। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी या एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस चीज का बेटा ध्यान रखना है। परिणाम स्वरूप संपूर्ण शहर कई वर्गाकार आयतों या खंडों में विभाजित होता था। ठीक है, इनका जो एरिया है लगभग 800 × 1200 फीट होता था। सड़क 10 मीटर चौड़ी और 400 मीटर लंबी होती थी और इस प्रकार की जो गलियों और सड़कों की जो व्यवस्था है वो आधुनिक 4 शहरों में है। एक तो सबसे चंडीगढ़ में है इसी प्रकार की जो है, और पंचकुला में है, आगे जो जयपुर में है और फिर बेंगलुरु में। ये 4 ऐसे शहर हैं जिनमें ये सड़क व्यवस्था इस प्रकार की व्यवस्था रखी गई है। आगे मतलब है नालियों की व्यवस्था। जो है नालियों की व्यवस्था में बड़ा अच्छा वर्णन है। नालियों की व्यवस्था, छोटी नालियाँ जो घरों से निकलती थी वो बड़ी नाली नहीं मिलती, सीधे नहीं मिलती। वो छोटे घर से जो गंदा पानी निकलता छोटी नालियों के माध्यम से बड़े नाले में जाकर गिरता था और वो गंदा जो पानी है वो बड़ी नाले के माध्यम से बाहर, शहर से बाहर या गांव से बाहर निकाला जाता था। ये बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। आगे जो है ईंट, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ईंटें। इन ईंटों के माध्यम से ही ये पक्के मकान और इस प्रकार के सनातनगर में जो यूज हुई है ईंटें जो है वो पक्की हुई ईंटें मिली हैं। ये ईंटें, इनकी जो नाप है, इनका जो माप है वो कई जगह पर 4, 2, 1, कई जगह पर 3, 2, 1, यानी 4 फुट लंबी और 2 फीट चौड़ी और 1 फीट मोटी। इसी प्रकार ये ईंटें मिली हैं। ये ईंटें बड़े कई जगह पर हमें ये एल प्रकार की ईंटें भी मिली हैं, इस प्रकार की ईंटें मिली हैं। और इन ईंटों को देखने से यह
आपको बहुत अच्छा लगेगा कि 5000 साल पहले भारत में एक ऐसी सभ्यता विद्यमान थी जिसमें पकी हुई ईंटें प्रयोग में लाई गई थी। ठीक है बेटे। अभी मैं कुछ दिन पहले जो है वहाँ गया था कोर्स करने के लिए, तो वहाँ हमने अर्क बेडरूम की बंदरगाह जो है वहाँ हमने बेटे मैंने देखा, मैंने उस दिन भी आपको उनकी फ़ोटो दिखाई थी मैंने, तो वो आप देखो कि वो इतनी अच्छी ईंटें और इतनी विस्तृति में लगी हुई, इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, है ना। तो वो आज भी इसी प्रकार की ईंटें हड़प्पा सभ्यता में मिली हैं जो आज भी विद्यमान है। हम अपने अतीत को देखकर गौरव अनुभव कर सकते हैं। ठीक है बेटे। इसके बाद जो है अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता में, किसी भी सभ्यता में सफाई व्यवस्था होनी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इस सभ्यता में अगला पॉइंट है सफाई व्यवस्था का। हड़प्पा सभ्यता में सफाई व्यवस्था बड़ी उन्नत और उत्कृष्ट रही है, क्योंकि छोटी जो गलियां हैं या एक जो सड़कें बनाई गई एक दूसरे संपूर्ण प्रकार की थी, गलियों नालियों की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, गलियों की व्यवस्था है, वो इस प्रकार की थी कि जब हवा नालियों के बाद गंदा पानी बाहर निकल जाएगा, कोई गंदगी नहीं रहेगी। और उसी प्रकार जो सड़कों और गलियों की व्यवस्था है वो एक दूसरे को संपूर्ण पर काटते हैं, जो ही हवा चलेगी तो सारी गली साफ हो जाती थी। ये बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। अगला पॉइंट जो है बेटे वो बाजार व्यवस्था है, बाजार और सफाई व्यवस्था। दूसरा अगला है बाजार व्यवस्था। मोहनजोदड़ो में एक बाजार, एक कुछ छोटे छोटे दुकानें टाइप की हमें वो मिली हैं, उनसे यह अनुमान लगाया गया है कि ये जो भवन मिले हैं छोटे छोटे, उसमें छोटी छोटी दुकानें हैं जो पहले पुराने काल में जैसे हम बाजार छोटे बाजार बोलते, छोटे बाजारों में छोटी छोटी दुकानें उठती थी, तो वो उस प्रकार की तो अनुमान लगाया गया है कि यह यहाँ पर बाजार व्यवस्था भी विद्यमान थी, जिनसे और ये जो बाजार व्यवस्था के कारण ही संभव है और ये व्यापारिक गतिविधियों के उत्कृष्ट रूप के कारण ही यह सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता भी कही जाती है। इसके अतिरिक्त जो है प्रकाश की व्यवस्था। मैं एक बात बताता हूँ, मैंने पहले चर्चा करी है आपके सामने प्रकाश व्यवस्था। अब आप पूछेंगे कि भाई प्रकाश उस टाइम कैसे होता था, तो प्रकाश व्यवस्था जो है वो तेल और कपास से जो हम घर में अपनी बाती बनाते हैं उसी प्रकार की एक व्यवस्था उन्होंने की हुई थी। कुछ अवशेष हमें मिले हैं, क्योंकि यह जो क्षेत्र है इसको सिंधु प्रदेश का क्षेत्र बोल जाते हैं। यहाँ कपास सबसे अधिक होती थी, इसलिए मिस्रवासी इस क्षेत्र को सिंडन कहते थे। सिंडन का अभिप्राय है कपास, यानी कि कपास का क्षेत्र। अत्यंत आपको आइडिया इस चीज का भी सब अनुमान आप लगा सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में अनुमान का तात्पर्य कुछ बातें हम कहेंगे। ठीक है। और अब जो है नगरों की सुरक्षा, जो भी नगर होते थे इस प्रकार के नगर रहे हैं, इस प्रकार के नगर रहे हैं। यह है गढ़ क्षेत्र, यह नगर क्षेत्र। गढ़ क्षेत्र में जाने के लिए यहाँ से रास्ता बना हुआ, ठीक है। ये लोग यहाँ पर काम करने के लिए जाते थे, ठीक है। यहाँ के लोग बहुत कम आते थे। इस क्षेत्रों को, इन क्षेत्रों को जो है इनकी सुरक्षा के लिए, नगरों की सुरक्षा के लिए पक्की ईंटों की दीवार बनाई गई थी, ठीक है। पक्की ईंटों की दीवार, क्योंकि जो ईंटें मिली हैं उनसे यही अनुमान है कि नगरों की सुरक्षा के लिए बड़ी मोटी और ऊंची दीवारें बनाई गई, ठीक है बेटे। और सबसे अंतिम जो है जो रहेगा मेरा पॉइंट है, मैं इसमें एक बात कहना चाह रहा हूँ, इतनी उत्कृष्ट व्यवस्था को संचालित करने के लिए कोई न कोई ऐसी संस्था विद्यमान जरूर रही होगी जो आधुनिक नगर पालिका का कार्य कर रही होगी, ठीक है। तो हमें यह अनुमान है कि हम ये नया पॉइंट हमारा वो जो है नगरों की सुरक्षा हो गया, नगरों की सुरक्षा। और लास्ट पॉइंट है हमारा नगर पालिका जैसा संगठन। समझना कि नगर पालिका जैसा कोई संगठन विद्यमान था जो उत्कृष्ट नगर व्यवस्था, मकानों की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, बाजार व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था
नगरों की सुरक्षा, गलियों की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था आदि कोयले जो है उनका कार्य संचालित करता था। अतः इस ये मानना पड़ेगा कि उस प्रकार में नगर पालिका जैसा कोई संगठन विद्यमान था। और सबसे लास्ट में आपको लिखना है निष्कर्ष। जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, जो आपके दिमाग में आया है, इसका जो कंक्लूजन है, इसका जो निष्कर्ष है, वो आपने अपने निष्कर्ष में लिखना है कि इस सभ्यता में हमें ये चीज मिली है और ये सभ्यता हमारा पथ प्रदर्शक मार्गदर्शन कर रही है। और फिर आपको एंडिंग डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, आपको वो समझ में आ गया? जो आप चीज समझ में आ रही है, तो नहीं आ रही तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इनमें से कोई प्रॉब्लम हो, जो चीज समझ में नहीं है, आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक, थैंक यू। आपने बड़े प्यार से और ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।